इस्लामाबाद की एक फ्लाइट दिल्ली की तरफ आ रही है। ये यूएस एयरफोर्स का एक प्लेन है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन टिमोथी प्लेस को एक आग का गोला दिखाई देता है। आसमान में 40 मील की दूरी पर यह गोला है। कैप्टन टिमोथी मन ही मन सोचते हैं, क्या कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है? आग का गोला रंग बदलने लगता है तो कैप्टन टिमोथी अपने साथी कैप्टन रॉडनी मार्क्स से पूछते हैं, कहीं ये मिसाइल तो नहीं है ना? इससे पहले कि दोनों को समझ पाते, आग का गोला दो हिस्सों में टूटता है और जमीन की ओर गिरने लगता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन टिमोथी दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को कांटेक्ट करते हैं। उस दिन दिल्ली एटीसी में इंचार्ज वीके दत्ता ड्यूटी पर थे। दत्ता कुछ बटन दबाकर किसी से रेडियो कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिशें रह जाती है और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कैप्टन टिमोथी को दिखाई देने वाला वो आग का गोला कैसे पैदा हुआ था और एटीसी इंचार्ज वीके दत्ता किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 12 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हादसे से। दुनिया में सुरक्षा मानकों की जब भी बात होती है, स्विस चीज थ्योरी का जिक्र आता है। पनीर के वो टुकड़े जो टॉम एंड जेरी में आपने देखे होंगे, छेद वाले। स्विस चीज के एक टुकड़े में कई सारे छेद होते हैं। थ्योरी यह है कि अगर चीज के टुकड़ों को एक के ऊपर एक करके रख दिया जाए, तब इसकी संभावना एकदम शून्य है कि सभी टुकड़ों के कुछ छेद एक सीध में आ जाएं और चीज के ढेर के दो सिरों के बीच कोई रास्ता बन जाए। एक के पीछे का आपने ऐसा रख दिया है, उसके सब सारे होल्स एक साथ अलाइन नहीं होंगे। इसी तरह अगर सुरक्षा की कई लेयर्स बनाई जाएं और उन्हें एक के ऊपर एक लगा दिया जाए, तो हर लेयर में कुछ छेद हो जाने पर भी सुरक्षा बनी रहेगी। किसी एक लेयर की कमी को उसके ऊपर वाली लेयर ढक देगी और कोई अनहोनी हुई भी तो सारी लेयर्स के बीच रास्ता नहीं बन पाएगा। ये तो थी थ्योरी की बात, लेकिन ये इंसानी थ्योरी है और असलियत हर इंसानी थ्योरी में छेद ढूंढ लेती है। जैसे कि साल 1996 में नवंबर की एक शाम को हुआ था। चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत देखिए। आज ही के दिन यानी 12 नवंबर 1996 को दोपहर 3:55 का वक्त था। कजाकिस्तान एयरलाइंस की एक फ्लाइट शिमकेंट से उड़ान भरती है। ये इल्यूशन 76 नाम का एक मॉडिफाइड रशियन मिलिट्री प्लेन था। हिंदुस्तान में खूब इस्तेमाल करती है फौज, लेकिन ये एक चार्टर्ड प्लेन था कजाक लोगों का। इसमें 10 क्रू मेंबर्स और 27 यात्री बैठे हुए थे। 3 घंटे की इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन दिल्ली थी। विमान में बैठे अधिकतर यात्री पड़ोसी देश किर्गिस्तान के थे। जाड़ों का मौसम नजदीक था, ऐसे में ये लोग दिल्ली में ऊनी कपड़ों की खरीदारी करने पहुंचे थे ताकि उन्हें मध्य एशिया के बाजारों में बेच सके। फ्लाइट के पायलट थे 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर शेरपनोव। उनके साथ को पायलट एरमेक झेंगिरो, फ्लाइट नेविगेटर, फ्लाइट इंजीनियर और एक रेडियो ऑपरेटर भी मौजूद था। अब आप आज के अगर जहाज़ों से कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली बड़े से बड़े प्लेन्स जो उड़ाए जाते हैं सिविल एविएशन में, उसमें 2 लोग बैठते हैं, पायलट और को पायलट। इंजीनियर्स का कल्चर खत्म हो गया है, लेकिन हम इन रशियन प्लेन्स की बात कर रहे हैं जिनमें एक बड़ा क्रू रखा जाता था, तो इसीलिए इस हवाई जहाज़ में भी बहुत बड़ा क्रू था अपेक्षाकृत। सोवियत पायलट उड़ान में माहिर थे, लेकिन उनकी अंग्रेजी थोड़ी तंग हुआ करती थी, इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेटर भी फ्लाइट में साथ रहता था। एक और दिक्कत थी, उड़ान के दौरान बाकी दुनिया फीट और नॉटिकल माइल्स में कम्युनिकेट करती थी, लेकिन सोवियत एविएशन मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करता था। भारत में तब इकोनॉमी में उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। इसका फायदा एविएशन सेक्टर को भी हुआ। नई ओपन स्काई पॉलिसी के चलते प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी परमिट मिलने लगे। एयर ट्रैफिक बढ़ रहा था और उसी के साथ बढ़ने लगी थी अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग। सिर्फ 2 महीने पहले ही सरकार ने इसके मद्देनजर एक पैनल का गठन किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा एक और समस्या से जूझ रहा था उन दिनों। आईजीआई के आसपास का एयर स्पेस भारतीय एयरफोर्स कंट्रोल करती थी। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ पब्लिक फ्लाइट्स का उपयोग नहीं कर सकती थी। एक नैरो कॉरिडोर था, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए उसी का इस्तेमाल करना पड़ता था। हवा में एक रास्ते की तरह आप इसको सोच सकते हैं, बस वर्टिकल एक बहुत लंबा रेक्टेंगल है स्पेस में जो आसमान में कई हजार फीट ऊपर तक के जा रहा है। आपको वहां से जाना है, वहां पे आना है। बाकी जो जगह है वो मिलिट्री के लिए या सरकार के अपने इस्तेमाल के लिए है। शाम 6:30 बजे कजाक प्लेन करीब 80 मील की दूरी पर पहुंच गया था। ये दिल्ली से बात हो रही आईजीआई से। वो लैंड करता है, उससे पहले एक और फ्लाइट डिपार्चर के लिए स्केड्यूल थी, टेक ऑफ करने वाली थी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763
ये एक बोइंग 747 विमान था, बहुत बड़ा 4 इंजन वाला वाइड बॉडी जेट। फ्लाइट में 313 यात्री बैठे थे, इनमें 231 भारतीय थे, जिनमें से अधिकतर ऐसे थे जो काम की तलाश में खाड़ी देशों की तरफ जा रहे थे। फ्लाइट डिपार्चर का टाइम था 6:33। एटीसी इंचार्ज वी.के. दत्ता 16 साल से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनका काम था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के स्टैंडर्ड्स का पालन करवाना। अधिकतर फ्लाइट्स में तब ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS नहीं लगा होता था, इसीलिए दत्ता का काम था कि ये इंश्योर कराएं कि दो फ्लाइट्स के बीच कम से कम 1000 फीट की दूरी हो, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स थे उस वक्त के। दिल्ली ATC में सिर्फ एक पुराने जमाने का रडार लगा था जिसमें प्लेन ब्लिप्स की तरह दिखाई देते थे। इससे उनकी दिशा और दूरी का अंदाजा तो लग जाता था, लेकिन ऊंचाई और स्पीड मापने का सिस्टम मौजूद नहीं था। कच्चे में समझा सकते हैं कि ये ब्लिप सिस्टम क्या है। आपने फिल्मों में वो देखा होगा कि एक रडार का एक सा स्वीप घूमता है, वहां पे ब्लिप ब्लिप इस तरह से चलता है। मोर और लेस ये उस तरह के सिस्टम की बात हो रही है। एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता है, वो फिल्म में दिखाया है, लेकिन लगभग वैसे ही हम एक लेगेसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऊंचाई और स्पीड के लिए ATC इंचार्ज को पायलट के कहे पर निर्भर रहना पड़ता था। पायलट अपने ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में देखेगा जो उसके कॉकपिट में लगे हुए हैं, वो अपनी हाइट, ऑल्टीट्यूड जिस पे वो उड़ान भर रहा है, वो लगातार कम्युनिकेट करता रहेगा एयरपोर्ट के साथ में, और इससे उन्हें पता चलेगा कि ये फ्लाइट अभी किस हाइट पे है। 6 बजे फ्लाइट 763 का रूटीन इंस्पेक्शन हुआ। टेल नेविगेशन लाइट में कुछ दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसे बदला गया और ठीक 6:33 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर थी। पायलट ने ATC से और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्लियरेंस मांगा। ATC ने कंफर्म किया और विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। पायलट ने और ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन दत्ता ने इसकी परमिशन नहीं दी। पायलट ने ATC को कंफर्मेशन भेजा, सऊदी 763 विल मेंटेन 140। इसका मतलब 14,000 फीट की ऊंचाई पे वो फ्लाइट बनी रहेगी। घड़ी में 6:39 का वक्त हुआ था। दूसरी तरफ कजाक फ्लाइट KZ-1907 में पायलट अलेक्जेंडर शेरपनोव डिसेंट यानी प्लेन को नीचे उतारने की तैयारी कर रहे थे। हवाई जहाज क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, लगभग 10 किलोमीटर होता है, 30 से 35 हज़ार फीट की ऊंचाई हवा में, और जब वो किसी हवाई अड्डे पे उतरने वाला होता है तो एकदम से नीचे नहीं आता, धीरे धीरे करके उसकी हाइट काफ़ी दूर से ही उसकी कम किया जाता है उसका ऑल्टीट्यूड। यह है डिसेंट। उन्होंने भी ATC को कांटेक्ट किया। दत्ता ने उनसे कहा कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई तक डिसेंट करें। क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे थे, 15 तक क्या आना है। उस दूसरे प्लेन को बताया था 747 को कि आप 14,000 पे रहिए। KZ-1907 तब दिल्ली से 46 मील की दूरी पर था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ATC की तरफ से एक और मैसेज भेजा गया। आइडेंटिफाइड ट्रैफिक 12 o'clock रेसिप्रोकल सऊदिया Boeing 747 at 10 miles likely to cross in another 5 miles. Report if in sight. यानी आपके 12 o'clock पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। 12 o'clock मतलब सीधा, घड़ी अगर आपने पहनी हुई तो 12 बिल्कुल सीधा होगा, और आपके सामने आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको दिखे। सऊदिया Boeing 747 आपसे 10 मील की दूरी पे है, नाक के सीध में। अगले 5 मील में वो आपको क्रॉस करेगा। अगर हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है तो हमें बताइए। कजाक फ्लाइट के पायलट ने दत्ता से दूरी कंफर्म करने को कहा, तो दत्ता ने जवाब दिया, ट्रैफिक इज एट 8 माइल्स नाउ FL140, यानी ट्रैफिक अब 8 मील की दूरी पर है और उसकी ऊंचाई ऑल्टीट्यूड उस हवाई जहाज का जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं 14,000 फीट की होगी। आपको 15,000 पे आने के लिए कहा गया है। KZ-1907 ने मैसेज एक्नॉलेज किया और जवाब दिया, नाउ लुकिंग 1907, यानी हम दूसरी फ्लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दत्ता को कोई और मैसेज नहीं मिला। ATC रडार की स्क्रीन पर घूमते ब्लिप्स एक दूसरे में फ्यूज हुए और गायब हो गए, एक दूसरे के ऊपर आए और गायब हुए। दत्ता को अनहोनी का अंदेशा यहीं से हो गया था। दिल्ली के हवाई अड्डे से करीब 130 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी में किसान खेत का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। बचपन में हमने पढ़ा है प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है, लेकिन आवाज़ की खूबी है कि आप तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसकी ओर मुखातिब हों। आसमान से एक ज़ोर की आवाज़ आई तो लोगों की नज़रें आसमान की तरफ उठी। जहां से आवाज़ आई थी वहां 2 आग के गोले थे जो धरती की ओर बढ़ रहे थे। इतना तेज धमाका हुआ था कि लोगों के घर हिलने लगे, ऐसा लोग बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी। घरों के अंदर बैठे लोगों को लगा कि भूकंप आया तो वो खुले मैदानों की तरफ भागे। इंडिया टुडे ने तब अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 600 मारुति कारों के बराबर मलबा जमीन में बिखरा पड़ा था। दोनों प्लेन सरसों और कपास के खेतों में गिरे थे। किस्मत अच्छी थी कि मलबे की जद में
कोई घर या इंसान नहीं आया था जमीन पर। 7 किलोमीटर के इलाके में जगह जगह पासपोर्ट, खाने के पैकेट, चप्पलें, खुले सूटकेस बिखरे पड़े थे। बहुत से भले लोग थे जो लाशों के लिए चादरें लेकर आए थे, लेकिन लाशें बची ही कहाँ थी। 93 लोग ऐसे थे जिनकी शिनाख्त कभी नहीं हो पाई। मानव अंग का ऐसा ढेर जमा हुआ कि धर्म के ठेकेदार इस बात को लेकर भिड़ गए कि कौन सा हाथ मुसलमान का है और कौन सा पैर हिंदू का। पैसेंजर लिस्ट में नामों के हिसाब से प्रपोर्शन में मानव अंगों का ढेर बांटा गया। आधों को मुस्लिम प्रथा से दफनाया गया और आधों की हिंदू रीति से अंत्येष्टि की गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बारी थी। लीड कर रहे थे केपीएस नायर। नायर तब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए में डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका पहला काम था दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढना, जिनमें मौजूद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर की मदद से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाता। सीवीआर में पिछले 30 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती और एफडीआर से ऊंचाई, स्पीड, फ्लाइट पाथ, इंजन पार आदि का पता लगता। बहुत कोशिशों के बाद 13 नवंबर की शाम तक ब्लैक बॉक्स मिल पाए। ए.के. चोपड़ा, जो डीजीसीए में नॉर्थ रीजन की एयर सेफ्टी के इंचार्ज थे, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने एक अजीब बात नोट की। कजाक प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह सही सलामत था, ऑलमोस्ट। इसका मतलब था दोनों प्लेन सामने से नहीं टकराए थे। इसके अलावा दोनों प्लेन की कंडीशन देखकर पता चलता था कि कजाक प्लेन नीचे की ओर से सऊदी जा रहे प्लेन से टकराया था। अब सिर्फ एक सवाल बचा था। कजाक प्लेन को 15,000 फीट पर उड़ने की परमिशन मिली थी और सऊदी प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मिली थी। तो 1000 फीट का अंतर होने के बावजूद इन दोनों में टक्कर हुई तो कैसे, और ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, इसका पता लगाया जाना था। फ्लाइट भारत की जमीन पर गिरी थी, इसलिए इंटरनेशनल नॉर्म्स की हिसाब से तहकीकात भारतीय एजेंसी को करनी थी। सबकी निगाहें दिल्ली एटीसी पर थी। क्या इंचार्ज वी के दत्ता कोई गलती कर गए थे? दोनों प्लेन्स और एटीसी के बीच हुई फाइनल बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट छानी गई तो पता चला कि वी के दत्ता की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तस्वीर साफ हुई जब सीवीआर की रिकॉर्डिंग सामने आई। हुआ क्या था? याद रखें, कजाक फ्लाइट को लैंड करना था, वो डिसेंट में थी, नीचे आ रही थी, हवाई अड्डे की तरफ आ रही थी, जबकि सऊदी फ्लाइट टेक ऑफ करके ऊंचाई पर जा रही थी। एक जमीन से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है। कजाक प्लेन में रेडियो ऑपरेटर इगोर रेप थे। उन्होंने ही एटीसी से 15,000 फीट तक डिसेंट का क्लियरेंस मांगा था। नेविगेटर थे जहानबेक अरिबाबाएव। उन्होंने फीट को मीट्रिक में कन्वर्ट कर पायलट को बताया। पायलट को इन्फो मिली कि उसे 4,570 मीटर तक नीचे उतर आना है, वहां तक वो जा सकता है। 6:38 पर रेप ने पायलट से दोबारा कंफर्म करने को कहा। ठीक इसी समय सऊदी फ्लाइट के पायलट एटीसी से 14,000 फीट तक यानी ऊपर जाने का क्लियरेंस ले रहे थे। इसके 9 सेकंड बाद रेडियो ऑपरेटर रेप ने दत्ता से कहा कि वो 15,000 फीट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रेप का यह अंदाजा एकदम गलत था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से बाद में जो जानकारी मिली उसके अनुसार कजाक फ्लाइट 16,438 फीट तक के ही पहुंची थी। दत्ता ने कजाक पायलट को यह भी बताया था कि 14,000 फीट पर एक दूसरी फ्लाइट है जो 5 मील की दूरी पर है। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार सारा कंफ्यूजन यहीं पर हुआ। 14,000 फीट पर दूसरे प्लेन की बात की गई थी, लेकिन कजाक फ्लाइट के पायलट को शायद यह समझ आया कि उन्हें 14,000 फीट तक उतरना है। 6:39 पर रेप ने पायलट से कहा, होल्ड द लेवल। पायलट ने रेप से पूछा, हमें किस लेवल पर रहने को कहा गया था? रेप ने जवाब दिया, कीप द 150th यानी 15,000 फीट, डोंट डिसेंट, और नीचे मत आओ। 6:40 पर पायलट ने ऑटो पायलट बंद किया और फ्लाइट इंजीनियर से एक्सेलरेट करने को कहा। इसके ठीक 4 सेकंड बाद रेप ये बात कहते हैं, 15,000 फीट पर ले चलो फ्लाइट को, क्योंकि 14,000 फीट पर एक दूसरा प्लेन है। इन शब्दों से अंदाजा लगता है कि उन्हें सऊदी प्लेन दिखाई दे गया था। रिपोर्ट के अनुसार संभवतः रेप की नजर ऑल्टीमीटर पर पड़ी थी, जिसमें 14,000 फीट दिखाई दे रहा था, जबकि उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहना था। वो ज्यादा नीचे आ गए थे। पायलट ये सब मीट्रिक सिस्टम में समझ रहा था और इसी में सारा कंफ्यूजन हो गया था। कजाक प्लेन की सीवीआर रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो गई। सऊदी प्लेन के सीवीआर के एंड में एक इस्लामिक प्रार्थना सुनाई दी जो मृत्यु के समय बोली जाती है। इससे पता चलता है कि सऊदी प्लेन को कजाक प्लेन दिखाई दे गया था, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। इस सब के बीच एक सवाल यह था कि पायलट से एक दूसरे के प्लेन को क्यों नहीं देख पाए। इसका कारण था मौसम। घने बादलों के कारण प्लेन एक दूसरे को देखने में असमर्थ थे उस दिन। इस दुर्घटना में 349 लोगों की मृत्यु हुई और यह आज तक दुनिया में हुआ सबसे बड़ा मिड एयर कोलिजन है, यानी हवा में 2 उड़ानों की टक्कर। इस हादसे के बाद दिल्ली से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स में
TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा होना मैंडेटरी किया गया। एयरफोर्स से फ्लाइट कॉरिडोर का एक और हिस्सा लिया गया और लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग पाथवेज निर्धारित किए गए। इस दुर्घटना का एक और बड़ा कारण भाषा और स्पीच के कारण हुआ। कंफ्यूजन था, इसीलिए 1998 में भारत सहित 100 देशों ने ICAO की जनरल असेंबली में एक प्रपोजल रखा जिसमें निहित था कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स यानी भाषा में निपुणता को लाइसेंसिंग का अनिवार्य अंग बनाया जाए, जिसका पालन आज भी पूरी तरह से नहीं किया जाता है। आज के लिए इतना ही। तारिक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे हम ले रहे हैं नमस्ते। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।